हॉवर्ड लुटनिक ये अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, यानी अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हैं। मंत्री जी का हाल ही में एक बयान आया, उस बयान ने भारतीयों के मन पे चोट पहुंचाई है। आप एक बात ये समझ लीजिए कि अमेरिका में जो मंत्रालयों का बंटवारा होता है, यानी पोर्टफोलियोज जो बांटे जाते हैं, उनका आधार सिंपल है राष्ट्रपति की इच्छा। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसको यह पदभार दे सकते हैं, उनके मंत्रालयों का बंटवारा कर सकते हैं। इसके लिए वह चुनाव लड़ना आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब ये जो शख्सियत है हॉवर्ड लुटनिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चॉइस है और जिनके आसपास का पूरा घेरा है वो इनका प्रमुख सलाहकार बन के बैठा है। असल कमी इन लोगों की यह है कि हिंदुस्तान की तासीर को समझने में फैल रहे हैं, हिंदुस्तान की नब्ज ये पकड़ नहीं पा रहे। इनको लग रहा है कि जैसे बाकी देशों को, दुनिया को हम चलाते हैं वैसा शायद हिंदुस्तान भी चलेगा। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी में ये लोग जी रहे हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है और ट्रूथ इनसाइट इंपैक्टफुल जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बनिए, अभी सब्सक्राइब करिए। साथियों पूरे इवेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। हॉवर्ड लुटनिक ने एक बयान दिया, जो बयान काफी वायरल हुआ। उस बयान की जो न्यूज क्लिप है वो मैं आपको दिखाता हूं। लिखा है इंडिया विल अपोलोजाइज, यहां पे ये नहीं लिखा है इंडिया शुड अपोलोजाइज, भारत को माफी मांगनी चाहिए, नहीं जी। इन्होंने लिखा है भारत माफी मांगेगा, इंडिया विल अपोलोजाइज एंड नेगोशिएट विद ट्रंप सून। बातचीत करने बैठेंगे दोनों से यूएस पुट्स 3 कंडीशंस फॉर लिफ्टिंग 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। कुल मिला करके ये बोले कि भैया देखो बहुत जल्दी है, 2-3 महीने के भीतर भीतर भारत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में टेबल टॉक करेगा और वो टेबल टॉक ऐसी होगी जिसमें कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांग लेगा, यानी इंडिया विल अपोलोजाइज। हम कहेंगे जी साहब गलती हो गई, महाराज आप अब कृपा करो और हमारे जो 25% टैरिफ इसको लिफ्ट कर लो, इसको हटा लो। क्या ऐसा होने वाला है? जब ये बात सुना, पढ़ा, सोचा कि यार इसके ऊपर क्या ही हम डिस्कशन करें, इसके ऊपर क्या बोले तो सर मन के अंदर विचार तो बहुत से आए, लेकिन सर फिर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ गया, क्योंकि सोशल मीडिया की क्या बोलते ना कि सर एक बाध्यताएं हैं, बहुत कुछ बोल नहीं सकते। माफी और हिंदुस्तान से मंगवाएंगे, ये गजब की कहानी है सर। तो कुल मिला के हमने कंट्रोल किया, सोचा कि चलो एक टेक्निकल तरीके से चलते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। अब मेरे साथियों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी कुल मिलाकर के जिन इर्द गिर्द के प्यादों से ये घिरे हुए हैं, यानी वजीर तो घिरा हुआ है, वजीर को सलाह दी जाती है। अभी जिनके सलाहकार हैं शायद इनको ठीक से सलाह दे ही नहीं रहे। अब ऐसा शख्स आकर के राष्ट्रपति बन बैठा जिनको कल के निर्णय का नहीं पता, कल हमने क्या निर्णय लिया था। आपकी याददाश्त के लिए आपको बताता हूं, पहले दिनों के इनके कई निर्णय ऐसे रहे हैं जो इन्होंने हर दिन पलट लिए हैं और 180 डिग्री का ये टर्न मारते हैं सीधा, उसमें हल्का फुल्का चेंज नहीं करते, सीधा 180 डिग्री। एक तरफ बोलेंगे भैया एडिशनल टैरिफ इंडिया पे और आने वाले हैं, फिर बोलते हैं जी हाय छाती पीट लगता है हमने हिंदुस्तान को खो दिया। उसके बाद में फिर बोलते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, पर मोदी भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। उधर पीछे से मंत्री जी बोल जाते हैं कि हिंदुस्तान तो टेबल पे आएगा और माफी मांगेगा। अब साहब ये दोहरे किरदार का जिम्मेदार कौन है? अमेरिका की उम्मीद ही रही है कि हिंदुस्तान अपने हाथ से निकल ना जाए। निकलने का मतलब यह है कि सन 2000 से बिल क्लिंटन के दौर से जो एक समय शुरू हुआ, जो जॉर्ज बुश, उसके बाद में बराक ओबामा के बाद में जो बाइडेन और ये ट्रंप तक आते आते जो मामला सेट हुआ था वो सारा मामला इनका फितड्डी हो गया। अब यहां पे बात ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ हम पे 50% टैरिफ लगाए बैठे हैं। 25% टैरिफ जो है वो इनका है कि भैया ट्रेड व्रेड के मैटर पे लगा दिया। दूसरा ये 25% लगा के बैठे हैं कि रशिया को हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि रशिया यदि कंट्रोल करना है तो अमेरिका की प्लान ये है, जो उन्होंने ओपनली एक टेक्निकली बताया है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग जाएं तो उसका नुकसान अल्टीमेटली रशिया को होगा, जो कि इनकी बहुत बड़ी भूल है। अब इनके उस बात को समझिए कि ये कैसे लोग हैं, चोरी भी है और सीना चोरी भी है, गलती भी खुद कर रहे हैं और माफी भी खुद सामने वाले से मंगवाने की कोशिश है। आप इस 50% टैरिफ की कहानी को समझिए। इनसे जब बातचीत होती है तो ये लोग कहते हैं जी पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो रशिया के लिए इंडिया अपने पलक पावड़े बिछाए बैठा है, पैसा सप्लाई करता है और उससे क्या होता है, वो एक किलिंग मशीन है, वो किलिंग मशीन चलती है, यूक्रेन के अंदर जानों का नुकसान होता है, लोग मारे जा रहे हैं और यूक्रेन उससे परेशानी में है। अब यूक्रेन की परेशानी का कारण इनकी नजर के अंदर है भारत और रशिया की दोस्ती। कितना सच है कितना झूठ है तो आप भी जानते हैं। अब यहां पे एक बात को समझिए कि जब अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के बाद में अनाउंस किया जाता है कि भैया अब जो है वो हम यूरोपियन लीडर्स के साथ में बैठेंगे, जिसमें जेलेंस्की को भी साथ रखा जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप भी साथ में होंगे। अब ये जेलेंस्की के साथ बैठ के यूरोप के लीडर्स साथ बैठ गए। इस यूरोप के लीडर्स में जो मैक्सिमम देश हैं वो सारे के सारे लगभग अब नाटो के मेंबर भी हैं। चलिए ठीक है साहब, बात चल रही है, बिकॉज नाटो की मेंबरशिप देने की तो फाइट ही है। वैसे मना जो डोनाल्ड ट्रंप जो कर चुके हैं कि जेलेंस्की को ये यूक्रेन को नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है वो हमारी
सेना भेजेंगे और वहां पे इसको सहयोग पूरा रहेगा, सारी बात ये लोग कर रहे हैं। अब एक बात को समझिए, इनको इस चीज को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कि यूक्रेन ने हमला करके जो आपकी ड्रुजबा पाइपलाइन है, जिसके जो सोवियत टाइम की है और वो जो सप्लाई करती थी ऑयल को, क्रूड ऑयल जो सप्लाई होता था, उसको जब तोड़ा गया तो एक आश्चर्य की बात होती है, नाटो के 2 मेंबर हंगरी और स्लोवाकिया ने आंसू क्यों बहाए? हंगरी और स्लोवाकिया ने आंसू इसलिए बहाए क्योंकि ये 2 देश नाटो के मेंबर होते हुए रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं। तो सैंक्शंस इंडिया के लिए तो है लेकिन इनके लिए नहीं है। चाइना इंडिया के लिए है पर चाइना के लिए नहीं है। तो ये क्या है, इनका सारा ड्यूअल गेम है। अब बात यहां समझिए, जब ये हमला हो गया तो न्यूज इस तरह से कवर होती है क्योंकि इंडिया ने जब ऑयल परचेजिंग वाली बात आई तो ट्रंप ने कहा कि आई एम एंग्री, वर्ड यूज हुआ था, मैं नाराज हूं। लेकिन जब यह हमला कर दिया जेलेंस्की ने उस ड्रुजबा पाइपलाइन पे और उससे उनके दोस्त पीटर जो कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं वो दुखी हुए, तो उन्होंने कहा कि ट्रंप इज नाउ वेरी एंग्री। उन्होंने लिखा था कि आई एम वेरी एंग्री, इसको दिखाता हूं मैं। इन्होंने एक लेटर लिखा, पोस्ट किया, लिखा विक्टर, माफी पीटर नहीं है, विक्टर नाम है, विक्टर आई डू नॉट लाइक हियरिंग दिस, मुझे अच्छा नहीं लगा ये सुन करके, आई एम वेरी एंग्री, मैं बहुत नाराज हूं अबाउट इट, इसके बारे में। टेल स्लोवाकिया यू आर माई ग्रेट फ्रेंड, आपका अपना डोनाल्ड ट्रंप। मतलब कि मेरे मित्र स्लोवाकिया को मैसेज देना कि मैं बहुत दुखी हूं। तो कुल मिलाकर के सर ये जो सारा गेम चला कि एक तरफ आपने भारत पे 25% टैरिफ इस नाम पे लगा दिया कि भाई आप जो है वो ब्रिक्स के साथ खड़े हो, आप अमेरिका से ट्रेड नहीं करते। दूसरा 25% आपने रशियन ऑयल परचेज के नाम पे लगा दिया। तो रशियन ऑयल परचेज वाली बात को हमारे जो विदेश मंत्री हैं या जो हमारे विदेश प्रवक्ता हैं वो सारे इसको क्लियर कह चुके हैं कि भैया आप इस दोगलेपन को बंद करो। कारण ये है कि जो यूरोप है, यूरोप ज्यादा ट्रेड, ज्यादा बड़ा खरीदार है, ज्यादा बड़ा व्यापारिक साझेदार है रशिया का, हम नहीं है। और इस चीज के अंदर इंडिया को दोषी ठहरा देना कि सिर्फ इंडिया ही है जिसकी वजह से रशिया खड़ा है, तो कुल मिलाकर के ये अपने दिमाग से दुनिया को कुछ और बताना चाहते हैं, लेकिन एक्सपोज ये क्लियर कट हो रहे हैं कि सिर्फ इस रूबी और बिलियन जो आपके रुपये और रूबल का ट्रेड है, ये इकलौता रीजन नहीं है भारत और रशिया के रिलेशंस के बीच में। हमारे रिलेशंस बहुत गहरे हैं और बहुत पुराने भी हैं, लेकिन क्या सिर्फ इंडिया के ट्रेड की वजह से यूक्रेन पे हमले हो रहे हैं? क्या सिर्फ इंडिया से जाने वाला पैसा रशिया को मजबूत कर रहा है? क्या रशिया के बाकी जो देशों से जो मामले हैं, इवन अमेरिका से जो ट्रेड होता है, क्या उससे डॉलर उसको नहीं मिलता? तो इन सारी बातों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाए कि साहब ये क्या चीज है, आप ऐसे उदास परेशान क्यों है, तो दिल की बात निकल के आती है कि हिंदुस्तान ने मुझे नोबेल के लिए नॉमिनेट नहीं किया। आपने इस चीज को नहीं स्वीकार किया कि भाई हां डोनाल्ड ट्रंप ने एफर्ट किया, इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ये नहीं होते तो भारत पाकिस्तान का युद्ध शांत नहीं होता। क्योंकि आपको पता होगा कल हमने एक वीडियो कवर किया जिसमें इन साहब ने 7 युद्ध का ये क्लेम करते थे, लगभग 25-30 बार बोल चुके हैं कि मैं मेरे कार्यकाल में 7 बड़े युद्ध रुकवा चुका हूं। और उन 7 युद्धों के अंदर भारत और पाकिस्तान का ये ऑपरेशन सिंदूर वाले सेगमेंट को भी साथ लेके चलते थे। अभी वो संख्या घट करके आ चुकी है 3 पे। 3 में इन्होंने कहा है कि जो 3 जो युद्ध हैं वो लगभग 3 दशकों से चल रहे थे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई युद्ध है नहीं जो 3 दशक से चल रहा था। अब इन्होंने अपनी बात को बैकफुट पे चले गए हैं, नैरेटिव को छोड़ दिया है। लेकिन ये जो सारे के सारे टैरिफ का गेम हुआ उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये आता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका के मीडिएशन के ठोकर मारी, उसको स्वीकार नहीं किया और ना अमेरिका के तलवे चाट के कहा कि भैया आपको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अमेरिकन जो लीडरशिप है वो हिंदुस्तान की नब्ज को पढ़ने में नाकाम रही है और जो इनका बिहेवियर रहा है वो इनके दोगलेपन को क्लियर कट एक्सपोज कर रहा है। तो जो लुटनिक है, हॉवर्ड लुटनिक, उनको ये समझा दिया जाए बेटा कि ये हिंदुस्तान है, तुम्हें जब खोजा नहीं गया था ना, जब वो देश का अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि तुम तुम्हारे मूल निवासियों को तो खा चुके हो, रेड इंडियंस को तो खत्म ही कर दिया है, आप लोगों का अस्तित्व था कहां? उसके पहले हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े साम्राज्य बन चुके थे, ये वो हिंदुस्तान है। तो खैर उनको अभी समझ में नहीं आएगा, इंडिया से भी पंगा इनका नया नया पड़ा है, धीरे धीरे लाइन पे आ जाएंगे और कौन किससे माफी मांगेगा उस समय बताएगा। बात आती है ब्रिक्स की कि साहब ब्रिक्स को छोड़ दो। ब्रिक्स को छोड़ने का मतलब आप समझते हैं अमेरिका क्यों चाहता ब्रिक्स को छोड़ दिया जाए? बिकॉज आज के टाइम पे अमेरिका की हेजेमनी को, अमेरिका की वैश्विक प्रभुता को, उसके डॉलर के डोमिनेंस को, उसकी दादागिरी को अगर कोई कुचलने की ताकत रखता है
तो वो इकलौता संगठन इस दुनिया का है ब्रिक्स जो ये पावर रखता है, और अमेरिका इसको भली भांति जानता है। अमेरिका इस बात के बारे में डोनाल्ड ट्रंप बहुत बार कह चुके हैं कि ये नन्हे मुन्ने प्यादे हैं, इनका कोई औकात नहीं है, बहुत छोटा है, आई डोंट टेक इट सीरियसली। सीरियसली नहीं लेते हो जनाब, तो ये 10% टैरिफ का ड्रामा क्यों खेला था? आपने क्यों कहा था कि एडिशनल टैरिफ 10% का हम ब्रिक्स कंट्रीज पे लगाएंगे? और आपके अब मंत्री जो हैं वो ये क्यों पुकार चित्कार मचा रहे हैं कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो ब्रिक्स का त्याग कर दे? कारण, क्योंकि आपको डर है कि आपकी जो ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहीं मेक अमेरिका रिग्रेट अगेन ना बन जाए। ये है मूल डर। और ब्रिक्स भारत जो है वो ब्रिक्स को कभी छोड़ नहीं सकता। उसके बीच में आप ये समझिए कि ब्रिक्स के बीच में जो एक कहीं हर्डल हल्का सा बन रहा था, वो बन रहा था भारत और चीन के बीच की दूरियां। एससीओ समिट 2025 में जो शी जिनपिंग और मोदी जी की मुलाकात हुई, उसने बहुत सारे दूरियों को ब्रिज करने का काम किया। अब वो भी एक बहुत बड़ा तनाव चिंता का फैक्टर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि नेपाल जो है वो लिपुलेख पास, जो लिपुलेख दर्रा है, उसको लेकर के चाइना से मिल रहा था। बोला कि भैया ये मैटर है, अब ये जो इंडिया है, इंडिया ने हमारे एरिया को खुद के नक्शे में दिखा रहा है, ये गड़बड़ है, आप इसमें इंटरवीन करिए। क्या कहा चाइना ने? शी जिनपिंग ने कहा कि भैया ये आपसी मसला है, आप जानो, आपका काम जाने, इंडिया के अब इस मैटर में मैं नहीं बोलूंगा। तो क्या ये इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं है? तो भारत और चीन का नजदीक आना आरआईसी को तो मजबूत किया ही किया, और आरआईसी के बस यही एक पॉइंट अटका हुआ था जो कि मजबूत हो गया। इसी की मजबूती के पिलर के ऊपर ब्रिक्स भी जो है वो आगे चल के मजबूत हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से शी जिनपिंग ने जो एलिफेंट और ड्रैगन की दोस्ती की बात कही, बाद में बियर को भी जोड़ा, तो कुल मिला के ये सारी चीजें अमेरिका के हेजेमनी को चैलेंज कर रही हैं। और इस महान शख्सियत को हम कैसे भूल सकते हैं? ये है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ड सिल्वा। 79-80 साल, 70-80 ईयर्स की एज में है, और बड़े ही मजबूत नेतृत्व करता है भाई। अमेरिका ने भारत से पहले ब्राजील को कब्जे में लेने की कोशिश की, और आंख में आंख डाल के आंखें निकाल ली सर, और अमेरिका को मजबूर किया। अमेरिका बेसब्र है, बेचैन है कि यार एक लीडर इतना कैसे हम पे हावी हो सकता है। आपको याद होगा तो हमने इनकी वीडियोस भी कवर किए थे, और यही जो फर्क था, कारण यह था क्योंकि अमेरिका तो इनके जो पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जिनके ऊपर वहां पे कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है उसमें भी इंटरफेयर करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तोड़ के मना किया, भैया बीच में आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे दोस्तों, लूला ड सिल्वा यानी जो ब्राजील है, ब्राजील 2025 में ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर चुका है, काफी अच्छे तरीके से इसको लेके चला है। अभी वर्चुअल समिट होने वाली है, एस जयशंकर उसमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो अमेरिका का ये सपना, और जो हॉवर्ड लुटनिक कह रहे हैं कि भैया इसको जो है त्याग दीजिए, ब्रिक्स को छोड़ दीजिए, तो ब्रिक्स के अंदर सर आर आई निकल जाएगा, ये आई निकल जाएगा, तो उसकी स्पेलिंग ही सही से नहीं बचेगी। तो ये उनका सपना है, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो ब्रिक्स की समिट को आगे बढ़ाना, अमेरिका के राष्ट्रपति को जो उपमा दी थी, जो अक्सर हम शब्द प्रयोग कर लेते हैं, ग्रिंगो, ये ग्रिंगो शब्द देने वाले भी लूला ड सिल्वा ही है। तो कुल मिलाकर के सारी पोजीशन के अंदर लूला ड सिल्वा मजबूती से ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने साफ पहले ही कह दिया था कि भैया हमें पता था ये ऐसी हरकत करेगा, ये टैरिफ हम पे लगाएगा, उसके पहले ही हमने प्लानिंग कर ली, और जो ब्रिक्स नेशंस हैं उनके साथ में हम जो है वो ट्यूनिंग बैठा चुके हैं। हमारे जो रिलेशन है उनको हमने ठीक कर लिया, उनके साथ में हम ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। आपको पता होगा इन्होंने बयान दिया था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करूंगा, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन करूंगा, मैं चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात करूंगा, मैं बाकी देशों से बात करूंगा, अमेरिका से डिस्कस नहीं करूंगा। तो कुल मिला करके यहां पे आर फॉर रशिया को तो आप भूल ही जाइए कि अमेरिका के दबाव में आएगा, क्योंकि इंडिया को निकालने का मतलब ही यह है कि रशिया को कमजोर करना है। चाइना की उसकी कैपेसिटी है नहीं। ब्राजील ने अपने रंग दिखा दिए हैं, और हिंदुस्तान से ये उम्मीद कर रहे हैं हिंदुस्तान किसी कीमत पे बाहर ब्रिक्स से नहीं आएगा, ये गारंटी है। और अगर आएगा तो ये मान के चलिएगा विदेश नीति की सबसे बड़ी महान भूल में से दुनिया जो है वो हिंदुस्तान का इतिहास उसे याद रखेगा। लेकिन वो एक काल्पनिक कल्पना हो सकती है, एक यूटोपियन थॉट हो सकता है, प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। अब यहां पे बात आती है चीन की। चीन को कैसे कंट्रोल करे? ब्रिक्स में चीन से तो ज्यादा परेशान नहीं है। चीन को जब ये कंट्रोल करने की कोशिश की रेसिप्रोकल टैरिफ्स के थ्रू, तो चीन ने बराबर का इनको टक्कर दी, क्योंकि जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर फंसे हुए हैं ना, तो अब चाइना ने इनकी गर्दन के ऊपर हाथ लगा लिया है। दूसरी बात, अभी रिसेंटली हुई जो ये परेड है, मिलिट्री परेड ने भी इनको इनकी औकात दिखा दी है कि किस हद तक ये मतलब मजबूत हैं। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में इंडो पैसिफिक तो अमेरिका के हाथ से लगभग निकल चुका, बिकॉज यहां पे जो पावर के सेंटर है वो डिफरेंट डेवलप हो रहे हैं। और ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की फिलॉसफी है उसको चाइना भी सपोर्ट करता है, उसको रशिया भी सपोर्ट करता है, उसको इंडिया भी सपोर्ट करता है।
तो यही मल्टीपोलर जो स्ट्रेटजी है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है, ये दुनिया के आर्थिक विकास और दुनिया के कूटनीतिक यानी जो आपसी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनके लिए भी बेहतर रहेगी। तो कुल मिलाकर के भारत और चीन के बढ़ते रिश्ते अमेरिका के बर्दाश्त के बाहर हैं और उसी से जो ये RIC मजबूत हुआ, हम इसे कह सकते हैं कि ये ब्रिक्स की आत्मा है। रशिया, इंडिया और चाइना, जिसमें इंडिया और चाइना के बीच के थोड़े से बिगड़े हुए रिलेशंस वापस पटरी पे आने के प्रयास में है। कितनी सफलता तक पहुंचते हैं ये समय इसको बताएगा। प्रयास भारत को करना चाहिए कि चीजें ठीक हो जाए। तो कुल मिलाकर के बात रही रशिया की, तो रशिया को क्या ही कंट्रोल करेंगे, ठीक है सर। तो रशिया के कॉन्टेक्स्ट में शब्द याद है आपको, इन्होंने भारत और दोनों के लिए एक शब्द यूज किया था, डेड इकोनॉमी, जिसको लेकर के दमित्री मेदवेदेव जो वहां के पूर्व राष्ट्रपति हैं रशिया के, उन्होंने एक डेड हैंड करके एक न्यूक्लियर इक्विपमेंट के बारे में चर्चा कर दी थी। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछे कि यार अगर ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं डेड इकोनॉमीज हैं, दोनों मरी हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो मुर्दे में तो सड़न होती है, तो आप इतना करीब क्यों आना चाहते हो? आपको फिर इतना डर कैसा है कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं कुछ बड़ा झंडा गाड़ देंगी? आपको डर क्यों लगता है इन दोनों के आपसी रिलेशन से? अगर डेड इकोनॉमीज है तो फिर इस टैरिफ की जरूरत क्या है? गरीब को मारने में मजा आता है क्या? सर यहां हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्यों? क्योंकि जैसा ब्रिक्स के लिए कहा गया कि भैया बड़े कमजोर हैं, आपने 10% टैरिफ लगा दिया। यहां पे आप डेड इकोनॉमी कह रहे हो, आप इंडिया को कंट्रोल करने की 25% एक्स्ट्रा सैंक्शन लगा रहे हो, और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले धमकी और देते हैं कि अभी कुछ और बड़ा हम कर सकते हैं। फिर आप माफी मंगवाना चाहते हो, फिर आप ब्रिक्स से बाहर निकलवाना चाहते हो। तो बड़ी सर बदतमीजी का इंतहा है, और भारत आपको जवाब ऑलरेडी स्टेटमेंट से दे चुका है, आपको आपकी औकात याद दिला चुका है, आपको आईना दिखा चुका है। ये स्टेटमेंट सर वो आईना था जिसमें अमेरिका की पूरी कलाई खोल के रख दी, सब कुछ सामने था। और सवाल जवाब जब हुए डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप बोले सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मुझे नहीं पता कि आखिर में क्या हुआ है। तो एक देश का राष्ट्रपति जो कि एक फेडरल सिस्टम को लीड करता है, अध्यक्ष शासन व्यवस्था प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर है, और ये कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमारे देश में रशिया से वाकई में ट्रेड हो भी रहा है या नहीं। क्योंकि सर ये पागल बनाना जानते, क्योंकि आदमी का जैसा रंग का चश्मा होता है दुनिया उसको वैसी ही नजर आती है। तो कुल मिलाकर के रशिया, इंडिया, चाइना का जो ये ट्रॉइका है, ये मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ये इनके पेट का दर्द बन रहा है। विशेष रूप में भारत और रशिया की दोस्ती, क्योंकि चाइना अमेरिका के करीब जाएगा, अमेरिका खुद भी नहीं चाहता कि चाइना उसके करीब आए, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत गहरे हैं। लेकिन अमेरिका को ये महसूस होता है कि इंडिया से उसका एक नेचुरल वो अलाई बन सकता है, रीजन ऑफ कि भैया हम डेमोक्रेसी हैं, वो भी डेमोक्रेसी हैं। एक परपेचुअल पीस की थ्योरी होती है। इमैनुअल कांट एक फिलोसोफर हुए जिन्होंने परपेचुअल पीस की थ्योरी दी है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र और लोकतंत्र आपस में जब मिलते हैं तो आपसी एक संबंध सटीक होता है, उनमें युद्ध की संभावना कम होती है। तो थ्योरेटिकल देखा जाए तो काफी सटीक है, प्रैक्टिकली भी ठीक है। लेकिन अमेरिका की जो फिलॉसफी है, जो पॉलिसी है, वो डेमोक्रेटिक बिहेवियर जनता के अंदर है, लीडरशिप में शायद नहीं है। ये आप लोग महसूस करेंगे। तो भारत और रशिया काफी पुराने समय से एक दूसरे के साथ चले आ रहे हैं और ये चलते रहेंगे। रही बात ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स को तो सर छोड़ने का कुछ मतलब ही नहीं है, भारत कभी नहीं छोड़ेगा। असल तकलीफ इस डी डॉलराइजेशन से है, क्योंकि ब्रिक्स जहां मजबूत होगा वो डी डॉलराइजेशन को जन्म देगा। आपको पता है कि यहां पे अभी जो एससीओ के अंदर भी एक एससीओ बैंक की बात आई है, जो अपना ब्रिक्स है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑलरेडी बना चुका है, आपस में लोन सैंक्शंस दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सारी की सारी कहानी है डॉलर की सेफ्टी। क्योंकि जो लुटनिक ने बयान दिया है, उस बयान को अगर आप गहराई में पढ़ेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हमें जो है वो डॉलर को सपोर्ट करे, मतलब डी डॉलराइजेशन की तरफ ना जाए। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दे रहे थे तब उन्होंने बयानबाजी सारी की है। इन सारी बयानबाजियों में जो एक बात सबसे तकलीफदेह है कि भाई भारत माफी मांगेगा, तो माफी मांगेगा भैया, इस बात का जवाब जो है वो बाबू भाई दे रहे हैं। जो जवाब दिया है वो आपके सामने है, इससे बढ़कर के हम कुछ नहीं कह सकते। माफी तो ना आज मांगी जाए ना कल, क्योंकि गलती है क्या, और गलती हो तो भी नहीं मांगी जाएगी। कारण क्योंकि हिंदुस्तान एक मजबूत राष्ट्र है, झुकना हम नहीं सीखे। और अमेरिका को हम बोल रहे हैं ना, इस बात को समझ लीजिए। आज एक डिप्लोमेट को मैं सुन रहा था, ANI पे उनका इंटरव्यू आया था, वो बोल रहे थे कि हिंदुस्तान की जो तासीर है, हिंदुस्तान का जो कैरेक्टर है, उसको अमेरिकन जो अभी जो नए नए पॉलिटिशियंस आए हैं, चाहे फिर वो मार्को रूबियो हैं या तो कोई और हैं, वो सब लोग नहीं समझ रहे हैं कि इंडिया को टैकल किया कैसे जाए। और अल्टीमेटली उनका जो सरदार है वो सरदार सरदारों का सरदार है, उसको कुछ होश ही नहीं है कि आखिर वो कर क्या रहा है। तो कुल मिलाकर के माफी नहीं मिलेगी, मिलेगा तो कुछ और। तो सर इन अंकल से कुछ कहने सुनने वाली बात है नहीं, ये सारी की सारी घटनाएं, क्योंकि हर दिन के लिए हम बोलते हैं कि अमेरिका अपने रंग में आ चुका है, ठीक है। और अमेरिका पे यकीन करने के नाम पे एक शेर था, मुझे बड़ा वो लगा कि यार ये शेर तो काफी प्रैक्टिकली सेट हो गया।
शेर क्या कहता है सर पता है? वो लिखा है यकीन कीजिए किस पर। यकीन इनके कॉन्टेक्स्ट में है, भारत ने बड़ा विश्वास किया ना विशेष 2014 के बाद, तो हम विशेष गले लग गए जाकर के। तो लिखा है यकीन कीजिए किस पर, यकीन में क्या है, मुझे पता है मेरे आस्तीन में क्या है। तो हिंदुस्तान समझ चुका है, पर यह हिंदुस्तान को भी नहीं समझे है, समय लगेगा। आपके क्या विचार हैं? ये एनालिसिस कैसा लगा? और क्या हिंदुस्तान को माफी वाकई में मांगनी चाहिए? आपकी जो कोई शब्दावलियां हैं कठोरतम लेकिन मर्यादा में रहते हुए जरूर से पेशे खिदमत कर दीजिएगा, और दुनिया देखे पढ़े समझे जाने कि आखिर में चल क्या रहा है। साथियों, फिर किसी और वीडियो के साथ में फिर मुलाकात करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ में शेयर करना, और ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट जहां पर राष्ट्र हित सर्वोपरि होगा, उस कम्युनिटी के साथ में जुड़ने के लिए तुरंत अभी सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। साथियों, फिर मुलाकात कल किसी और विषय के साथ। तब तक इससे आप इससे सेफ। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।